Hello students, welcome to the MPDA. Myself Ambikesh Pandey and we are discussing here Indian polity and the constitution from our exam point of view. We are targeting different one day exams, different states PCS exam and somewhat to the UPSC exam also. So till now we have discussed the लेजिस्लेशन पोर्शन, एग्जीक्यूटिव पोर्शन और जो जुडिशरी का पोर्शन है वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो इंडिया में फॉलो होती है वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जो फेडरल मॉडल ऑफ करेक्टर होता है, फेडरल करेक्टर ऑफ मॉडल कि जहाँ पे पावर ट्रांसफ़र होता है बिटवीन द टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन इज़ द यूनियन लेवल एंड द सेकंड वन इज़ स्टेट लेवल, ये सारा चीज़ हम लोगों ने, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को यूनिक बनाता है। क्योंकि इन द वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे जो फेडरल कैरेक्टर है वो उसका मतलब क्या है कि इट इज द फेडरल कैरेक्टर इन द वर्ल्ड इज प्रैक्टिस एट द टू लेवल। ठीक है, द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इन द वर्ल्ड इज प्रैक्टिस एट द टू लेवल। कहाँ? टू लेवल, एक यूनियन लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। पर इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को यूनिक इस बात से बनाता है जो कि लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है। वो इट मीन्स कि जो इंडिया का फेडरल कैरेक्टर है इट हैज़ ए 3 टियर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अब इसके बारे में 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस या फिर हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, पंचायती राज, पंचायत या फिर पंचायती राज जो भी आप इसको बोलें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में एज सच वन ऑफ द जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। अगर आप पंचायती राज की बात अगर देखेंगे तो वैदिक काल में भी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग थे, लोकल पीपल वर ओनली द लॉ मेकिंग बॉडी, ओनली उन्हीं के पास सारे डिसीजन रहता था लॉ बनाने का। उन्हीं के पास जो पंच लोग रहते थे या फिर सभा एंड समिति, अगर आप इस वर्ड का सभा एंड समिति, ठीक है, इस वर्ड को अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल में भी ये वर्ड आता है। तो ये जो सभा एंड समिति थी ये कहाँ, किस लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती थी? दीज वर ऑर्गेनाइज एट द विलेज लेवल। ठीक है, विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती थी। अब इन्हीं विलेज लोगों से उनमें से एक जो कि हेड बनता था, और जो विलेज जो ग्राम पंचायत होती थी वो सभा होती थी, और समिति मतलब कि जो लोअर लोग होते थे उनसे समिति कहलाती थी। ठीक है, तो ये सभा एंड समिति ऋग्वेदिक टाइम में भी से चली आ रही है इंडिया में। फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर फ्लोरस एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो चोला टाइम पे, चोला पीरियड, ठीक है, चोला एम्पायर। ठीक है, थोड़ा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हिस्ट्री के पास्ट में जा रहा हूँ ताकि आपको पंचायती राज एक मॉडल इंडिया में समझ में आ जाए कि इंडिया में क्यों हम लोग, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया का फेडरल कैरेक्टर है, उसको यूनिक क्यों बोलते हैं, विच इज यूनिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री। ओके, तो जो चोला एम्पायर है, ठीक है, कहाँ है? अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चोला चेरा पांड्या, जो सदन जो इंडिया होता है, सदन, वहाँ पे इनका राज था। तो जो चोला एम्पायर है उसमें वन ऑफ द मोस्ट फ्लोरिशेंट एग्जाम्पल मिलता है पंचायती राज का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट एग्जाम्पल मिलता है पंचायती राज का, क्योंकि इन्होंने जो पावर दी थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, मतलब कि जो लोकल लोग हैं वही, उन्हीं के पास शक्ति हो, वही उन्हीं के पास पावर हो टू मेक द डिसीजन, टू मेक द लॉज, टू मेक एंड टू रेगुलेट देम। ठीक है, केवल ना केवल उनको पास लॉ बनाने की शक्ति हो, बल्कि उनके पास ये भी शक्ति हो कि ताकि वो लॉ को एग्जीक्यूट करा सके, रेगुलेट करा सके। ठीक है, तो ये चोला एम्पायर का भी देख लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे
अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी देखा, फिर जब उससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे राज था उस समय में भी देखा। देखते हैं कि जो लॉर्ड मायो थे, ठीक है, लॉर्ड मायो 1870 में, ठीक है, उन्होंने क्या है एक रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक, ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लॉर्ड मायो 1870 में, अब एक और लॉर्ड वाइसरॉय थे जिसका नाम है लॉर्ड, ये चीज यहां पे नहीं है, इसको मैं इसीलिए लिख दे रहा हूं, लॉर्ड रिपन, ठीक है, जो कि जो गवर्नर है वो कब बने थे, गवर्नर ऑफ 1880 में गवर्नर बने थे, ठीक है। इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, या फिर बोलूं कि एक बोर्ड बनाया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड। कब बनाया था बोर्ड, कब बनाया था 1882 में, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाया था कब 1882 में। इसी क्यों, टू डिसेंट्रलाइज या फिर टू ट्रांसफर द पावर एट द लोअर लोकल बॉडी, टू ट्रांसफर द पावर एट द लोकल लेवल, ठीक है। इसीलिए जो लॉर्ड रिपन है, इनको फादर ऑफ द इंडियाज लोकल गवर्नेंस बोला जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज लोकल गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, सो द आंसर विल बी लॉर्ड रिपन, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड है 1882 में बनाया था। उसका मेन उद्देश्य क्या था, टू ट्रांसफर द पावर एट द लोकल लेवल सो दैट दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन, गेटिंग इट। तो लॉर्ड रिपन हैज क्रिएटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड, लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोर्ड इन 1882 एंड देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ओके, ये चीज हो गया। अब ये हम लोगों ने ब्रिटेन टाइम में देख लिया। अब जब चलते हैं कि उसके बाद गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था ग्राम पंचायत के ऊपर कि जो लोकल लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके पास होल सोल अथॉरिटी होनी चाहिए, होल सोल पावर होनी चाहिए टू मेक देयर ओन डिसीजन, जिसका उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट, कि जो ग्राम होती हैं, जो गांव के विलेज होती हैं, वो अपने आप में ही स्वराज हो, मतलब सेल्फ रिलायंट हो, ठीक है, अपने आप में ही सक्षम हो, ठीक है, ताकि उनको जो बाहरी जो डिपेंडेंस है या फिर बाहरी किसी भी शक्ति के ऊपर डिपेंडेंस है वो ना करना पड़े, ठीक, अपने आप में सक्षम रहें। ओके, सेल्फ रिलायंस बनाने की बात की गई थी। ग्राम स्वराज का यही मतलब है। स्वराज मतलब क्या, सेल्फ रिलायंस, और ग्राम मतलब जो विलेज होते हैं, तो ग्राम को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, ठीक है। बट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिजाइन हुई थी, जब फॉर्म हुआ था, तो उसमें बहुत सारी डिबेट हुई थी। अब ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी और डिफरेंट ओपिनियन के लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो पंचायती राज को फेवर कर रहे थे, हु वाज इन द फेवर ऑफ द गांधीयन मॉडल, एंड कुछ लोग थे जैसे बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे, बी आर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि पावर जो है वो पंचायत के पास रहे, ठीक है, पंचायत के पास पावर रहे, ये बी आर अम्बेडकर नहीं चाहते थे। बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द स्टेट, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर बाद में एक फाइनली के संथानाम करके एक पर्सन थे, ठीक है। इन्होंने प्रपोजल दिया कि क्यों ना पंचायती राज है उसको रेदर देन मेकिंग कंपलसरी प्रोविजन, उसको हम लोग एक सप्लीमेंट्री प्रोविजन में डाल देते हैं जो कि डीपीएसपी के अंदर रहेगा। कि इन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि पंचायती राज को एक कंपलसरी प्रोविजन बनाने की जगह उसको एक सप्लीमेंट्री प्रोविजन में डाल देते हैं, जो कि डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अगर जो स्टेट्स चाहे तो ये पंचायती राज का गठन कर सके, ठीक है। तो आज हम लोग जो अगर बात करते हैं कि आर्टिकल 40, मतलब जो आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 के अंदर डीपीएसपी में आता है ये, ठीक है, डीपीएसपी में आता है। और आर्टिकल 40 बात करता है ना क्रिएशन ऑफ पंचायती राज, ये आर्टिकल 40 बात करता है ना क्रिएशन ऑफ पंचायती राज,
इंस्टीट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल 40 है ना, ये इसी डिबेट की देन है, ठीक है। इसी के संथानम जो प्रपोजल था उन्हीं की देन है कि ये पंचायती राज को किस में डाला गया था, आर्टिकल 40 में डाला गया था, और इस डिबेट के कारण ही, ठीक है, रेदर देन मेकिंग कंपलसरी प्रोविजन, इसको एक सप्लीमेंट्री प्रोविजन की तरह दिया गया था। ओके, तो ये जो है डिटेल डिस्कशन रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा कि पंचायती राज का इंडिया में क्यों इतना महत्व है। इसीलिए इंडिया का जो फेडरल कैरेक्टर है वो वर्ल्ड में यूनिक है, क्योंकि फेडरल कैरेक्टर इंडिया में क्या है, 3 लेवल पे डिवाइडेड है। वन इज द हम लोगों ने सेलिएंट फीचर जब डिस्कस किया था अर्लियर अपने लेक्चर्स में, तो वहाँ पे देखा था 3 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम फॉलो किया जाता है, एट द यूनियन लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द लोकल लेवल। और ये किस एक्ट से आया, वो एक्ट हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो ये चीज है। अब चलते हैं, ये देखिए ये सब चीज लिया है लॉर्ड मायो, और वो चीज याद रखिएगा, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लॉर्ड रिपन, ठीक है, वो याद रखिएगा। इसका एम क्या है, महात्मा गांधी एडवोकेटेड पंचायती राज फॉर द फाउंडेशन ऑफ, ये है ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट दिया, और उसका जो मतलब क्या है, ग्राम स्वराज का सेल्फ गवर्नमेंट, बताया ना, सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस का मतलब है, ठीक है, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट, और ये ब्लॉक, जोन मतलब ब्लॉक है, जो कि मतलब 10-12 गांव को मिला के एक जोन बनता है या फिर ब्लॉक होता है। और थर्ड वन इज विलेज लेवल, की मतलब 3 टियर इसमें भी है, पंचायत के अंदर भी 3 टियर है। एट अपर लेवल पे जिला है, देन उसके नीचे क्या है, ब्लॉक लेवल है, एंड सबसे नीचे क्या है, ग्राम पंचायत, जो कि गांव में होती है, ठीक है। ये चीज हो गया, आर्टिकल 40 ये सब चीज मेंशन हुआ है। अब कुछ फैक्ट यहां पे देख लेते हैं कि पहली बार जो है ग्राम पंचायत कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, नागौर जगह पे। ये राजस्थान का एक जगह है, ठीक है, कहाँ, राजस्थान का एक जगह है, कौन सी जगह, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिला में पंचायती राज का क्रिएशन हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था। किस डेट में, किस डेट को, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, मान लीजिए नहीं पता आपको, तो जितना मैंने अभी डिस्कशन दिया है उस बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि चूंकि महात्मा गांधी ने ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया था पंचायती राज क्रिएशन के लिए, तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर क्रिएशन हुआ होगा एग्जैक्टली। तो जो 2 अक्टूबर है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ, राजस्थान में, पहला पंचायती राज का क्रिएशन हुआ। ओके, सो ये चीज, ये फैक्ट है, ये देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेरियस कमिटीज विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टैब्लिश द गवर्नमेंट, टू स्टैब्लिश द पंचायती राज की अलग अलग जो कमिटीज कंस्टिट्यूट की गई है, बनाई गई हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, वो कौन कौन सी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि 4-5 कमिटी दे देता है और बगल में नाम दे दिया जाता है और मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और उनके रिकमेंडेशन देखेंगे, तो पहली कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि कब स्टैब्लिश हुई थी, 1957 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई थी, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, और ये जो पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, इट वाज द फर्स्ट कमेटी किसके लिए, टू गिव द रिकमेंडेशन इन द फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज। और इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में दिया था कि पंचायती राज जो सिस्टम है, जो वो 3 टियर का होना चाहिए। एट द लोअर लेवल देयर शुड बी ए विलेज, ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम गांव के लेवल पे, देन एट द ब्लॉक लेवल जिला, ये जो पंचायती राज जो है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, ठीक, और एक जो टॉप लेवल जिला लेवल पे है उसको जिला परिषद भी बोला जाता है, ठीक है। तो 3 टियर ऑफ पंचायत होना चाहिए इन्होंने बोला। और जो लोकल लेवल है, जो ग्राम लेवल है, ग्राम पंचायत लेवल, वहां पे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान होना चाहिए। और जो 2 इंटरमीडिएट लेवल है,
ठीक है, एट द ब्लॉक लेवल और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो आप अपने गांव में जाके वोट डालते हैं, ना कि आप अपने जो तहसील होता है जिसको ब्लॉक बोलते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट में जाके वोट डालते हैं। ठीक है, आप अपने गांव में जाके गांव के लेवल पे जाके डालते हैं वोट, है ना, डायरेक्टली इलेक्शन। आप अपने पंच को, सरपंच को चुनते हैं, ना कि एट द ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं में से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है फॉर द ब्लॉक लेवल एंड फॉर द जिला लेवल। ओके, ये चीज आ गई। विलेज पंचायत 3 टियर डायरेक्ट इलेक्शन, और जो जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति जो मतलब ब्लॉक लेवल पे होती है, पंचायत समिति कहाँ होती है? एट द ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल ये, और जो जिला परिषद मतलब एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट गठन होता है। ठीक है, इनके जो मेंबर्स चुने जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, मतलब जो चुनी हुई लोग होते हैं उन्हीं में से यहां अपॉइंट होते हैं। ठीक, चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद कौन होता है? जिला परिषद ये है, तो जिला परिषद का कौन चेयरमैन होगा? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद होगा। ये जो चीज है ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। दीज आर द रिकमेंडेशन विच हैज बीन गिवन by the Balwant Rai Mehta Committee, and Balwant Rai Mehta Committee was the first committee to constitute regarding the पंचायती राज 1957 में, ये याद रखिए। Now moving towards the next committee, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कमेटी जो कि अशोक मेहता कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक मेहता कमेटी, देखिए आफ्टर 20 ईयर्स, याद नहीं हो रहा तो आफ्टर 20 ईयर्स 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, जस्ट उसमें 20 ईयर एड ऑन करिए, 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, किसका? अशोक मेहता कमेटी का। और इन्होंने, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर ऑफ लोकल गवर्नेंस का फॉर्मेशन की बात की। किसने? 2 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, कहाँ? एट द जिला परिषद एंड एट मंडल पंचायत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने 3 टियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी, और अशोक मेहता ने 2 टियर ऑफ गवर्नेंस की बात की थी। ये याद रहेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कमेटी, कि जो जीवी के राव कमेटी, ये कब बनी थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन द 1985। व्हेन जीवी के राव कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द 1985, और इन्होंने, इनका जो यूनिक फीचर है, यूनिक जो रिकमेंडेशन है, देखिए सारे रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ये तो बहुत सारी, मतलब हर कमेटी है अलग अलग, मतलब क्या बोलो 20-25 रिकमेंडेशन इन्होंने दिए हैं हर कमेटी ने, बट सारे रिकमेंडेशन आपको एग्जाम के लिए रिलेटेड नहीं है और ना ही आप याद रख कर पाएंगे। ठीक है, तो जो यूनिक रिकमेंडेशन है, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 3 टियर, 2 टियर। अब ये जो जीवी के राव कमेटी है, इन्होंने जो 1985 में फॉर्म हुई थी, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का फॉर्म होना चाहिए, और रेगुलर इलेक्शन की पहली बार इन्होंने ही बात की थी कि रेगुलर इलेक्शन टू द पंचायत शुड बी देयर। किसने? जीवी के राव कमेटी। कब आई थी? 1985। ये याद रखिएगा, कमेटी के नाम इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। भले इनके रिकमेंडेशन एक पल के लिए अगर भूल जाएं तो ठीक है, बट भूलना नहीं है, बट कमेटी के नाम याद रखना मस्ट है। ठीक, जीवी के राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राव कमेटी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में जो बनी थी। तो जो पहली बार ये बात किया, जिस कमेटी ने पहली बार ये बात की थी कि जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है, वो एलएम सिंघवी कमेटी ने बताया था, अपने रिकमेंडेशन में दिया था कि पंचायती राज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। ये पहली बार किसने बात की थी? एलएम सिंघवी कमेटी ने। कब गठित हुई थी, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1986 में। गेटिंग इट? ये देखिए, ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज। ठीक है, और न्याय पंचायत कि जो न्याय पंचायत मतलब कि जो गांव के लेवल में जो जस्टिस, इक्वालिटी जस्टिस होना चाहिए, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, न्याय वहीं का वहीं डिस्पोज हो जाए लोकल गवर्नमेंट में ही। ठीक है, तो उस
चीज के लिए उस विजन को देखते हुए ग्राम न्यायालय की भी बात की थी, ग्राम पंचायत की, न्याय पंचायत की भी बात की थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो भी देने की बात की थी। किसने? एल एम सिंघवी कमेटी ने। कब आई थी? 1986 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द कमिटी, क्योंकि नेम ऑफ द कमिटी ही पूछते हैं वेरियस एग्जाम में। अब थुंगोन कमेटी, ठीक है, ये 1988 में, देखिए 1985 से जो पंचायती राज का गठन है वो बनना स्टार्ट हो गया था, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तेज हो गया था। तभी आप लोग देखेंगे कि 1985 में भी कमेटी गठित हुई, देन 1986 में भी एल.एम. सिंघवी कमेटी गठित हुई, देन 1988 में भी कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, तो थुंगन कमेटी, इन्होंने भी 3 टियर जो फॉर्मेशन है पंचायती राज का उसका रिकमेंडेशन दिया, और एट द विलेज लेवल, एट द ब्लॉक लेवल और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, फिक्स्ड ईयर ऑफ द पंचायती राज होना चाहिए, कि फिक्स्ड ईयर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 साल। ठीक, और क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो गठन की बात की थी, किसकी? स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो ये सारे क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द थुंगोन कमेटी, जो कि 1988 में गठित हुई थी। ठीक, अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में देख लीजिए कि जो गाडगिल कमेटी है 1988 में आई थी, वो भी पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, और जो दंतवाला कमेटी रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी पंचायती राज से रिलेटेड है, और जो हनुमंत कमेटी है, हनुमंत राव कमेटी, वो भी पंचायती राज से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बलवंत राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, देन एल.एम. सिंघवी कमेटी, जी वी के राव कमेटी, थुंगोन कमेटी, देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं गाडगिल कमेटी। तो ये जो कमिटीज हैं, ये सारी की सारी कमिटीज आर रिलेटेड टू द पंचायती राज, कि पंचायती राज को और कितना बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसके प्रोविजंस को और कितना से कितना सिंपल और ताकि बनाया जाए, ताकि जो लोगों तक है डिसीजन मेकिंग पावर पहुंची जा सके। ओके, तो ये सारी कमिटीज ने अपने अपने लेवल पे रिकमेंडेशन दिए थे, जो कि हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं, कि अलग अलग कमिटीज ने रिकमेंडेशन तो दे दिया। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात। देखिए, जब पहला क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूँ आपको, कि जब अभी मैंने कमिटीज बताया था, तो एक कमेटी का नाम बताया था जिसने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। वो कमेटी का नाम बताइए। दैट वाज द एल.एम. सिंघवी कमेटी। ठीक है, जो 1986 में आई थी। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी के बेसिस के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो पंचायती राज है उसको थ्रू 73rd किस अमेंडमेंट एक्ट से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब एक्ट लाया गया, और इस एक्ट के तहत पंचायती राज का फॉर्मेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ। ठीक है, और पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, किस साल आया था? पंचायती राज एक्ट 1992। ओके, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन से? पीवी नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस की सरकार थी। और हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? पीवी नरसिम्हा राव। तो ये चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ऑफ द पंचायती राज कमेटी। हम लोगों ने प्रीवियस देखा उसके कमिटीज के बारे में। अब देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया था? 1992 में। इसके वेरियस प्रोविजंस देखते हैं अब, कि इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो किस पार्ट में आता है, किस पार्ट में रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 243 टू 243 ओ, मतलब 243 से लेकर 243 ओ तक। वो एक ही आर्टिकल के अंदर अलग अलग प्रोविजंस है, मतलब 243 ए, 243 बी, 243 सी, लास्ट में हम लोग सारे आर्टिकल देखेंगे। तो इस आर्टिकल में और इस पार्ट को याद रखिएगा। और कितने जो फंक्शंस थे दिए गए थे? देयर वर
29 फंक्शंस दिए गए थे और किस शेड्यूल में, 11 शेड्यूल। तो ये जो है यहाँ से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, किस पार्ट में है, किस शेड्यूल में है, किस आर्टिकल में है, और कितने फंक्शंस डिसॉल्व किए थे टू द पंचायती राज। ठीक है, तो 29 फंक्शंस किस शेड्यूल में है, 11 शेड्यूल, एंड किस पार्ट में है, 9th पार्ट, और किस आर्टिकल से 243 से लेके 243O तक। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। 29 फंक्शंस थे। अभी बताया कि जो एक्ट बना था उस एक्ट में कितने फंक्शंस डिवॉल्व किए थे, 29 फंक्शंस। अब उन 29 फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस कंपलसरी बना दिए गए थे कि ताकि वो जो स्टेट लेवल है उसके पास पावर है, स्टेट को पावर दी गई थी कि जो अपनी वो शक्ति है, जो अपनी पावर्स है, जो रेगुलेट करते हैं ग्राम पंचायत को या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो 29 फंक्शंस आप ग्राम लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे आप उसको डिवॉल्व करिए। ठीक है, तो उन 29 फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस कंपलसरी डेवोल्यूशन था और कुछ फंक्शंस वॉलंटरीली था। मतलब कि कुछ फंक्शन जरूरी था कि उनको डिवॉल्व करना, स्टेट गवर्नमेंट डिवॉल्व करे, और कुछ फंक्शंस थे कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दे दिया गया था कि आप अगर करना चाहें तो डिवॉल्व करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। ठीक है, तो ये चीज था। अब कंपलसरी प्रोविजन मस्ट बी एडेड टू द स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये चीज बताया कि कंपलसरी है, विच इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ द न्यू पंचायती राज सिस्टम। और जो ये जो वॉलंटरीली प्रोविजंस था वो डिस्क्रिप्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट था, कि डिस्क्रिप्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट था। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रखा गया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने फंक्शंस को ट्रांसफर कर सके एट द लोकल लेवल। ओके, अब ये चीज है, ये चीज कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजन हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं, एक और चीज फैक्ट है कि 21 ईयर्स नीड टू बी मिनिमम एज। कितना, कि 21 साल देयर शुड बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द पंचायती राज। कितना, 21 ईयर्स शुड बी मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू द पंचायती राज। और लोकसभा या फिर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कितना होना चाहिए बताइए, बताया था जब 25 साल। ओके, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग द। अब कुछ हम लोग आर्टिकल्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्योंकि पीटी के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीटी एक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो है कमिटीज है, उसका गठन है, क्या क्या रिकमेंडेशन है, और उसके किस प्रोविजन में दिया हुआ, किस शेड्यूल में दिया गया, किस पार्ट में दिया गया है, ठीक है, किस आर्टिकल में रिलेटेड है, ये सब चीज हम लोगों ने देखा पीटी के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखिए, जो 243 है, आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243, इट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन किसका, ऑफ द पंचायत, जो ग्राम सभा है, जो ब्लॉक लेवल है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसकी जो डेफिनेशन बात करता है, डेफिनेशन बात करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243। ये देखिए, इस स्लाइड और एक जो आगे वाली स्लाइड है, उस स्लाइड को ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आर्टिकल है, आर्टिकल डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में पंचायती राज से रिलेटेड। तो जो 243 आर्टिकल है वो डेफिनेशन की बात करता है। डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डेफिनेशन ऑफ पंचायत, डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा, डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक लेवल और डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक, आर्टिकल 243A वो क्या बोलता है, इट टॉक्स अबाउट द, मतलब कि ग्राम सभा का डेफिनेशन किया जाता है। ठीक है, देखिए, इसको ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा को एक प्रकार का एक पार्लियामेंट की तरह फॉर्म देखिएगा, कि जैसे ये पार्लियामेंट होती है स्टेट लेवल पे, वैसे ही लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे एक ग्राम सभा होती है, जहां पे गांव से चुनकर लोग आते हैं और बैठते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आर्टिकल 243A किसके रिलेटेड है, ग्राम सभा से रिलेटेड। और आर्टिकल 243 किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से रिलेटेड, कि पंचायत का क्रिएशन के बारे में बात करती है। 243 कंपासेस विद द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, कि कितना टीयर का होना चाहिए पंचायत। ठीक है, वो चीज आर्टिकल 243 बात करता है। आर्टिकल 243 रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, रिजर्वेशन किसको, वुमेन को।
बहुत सारे कुछ कुछ स्टेट्स में 50% का रिजर्वेशन भी है, औरत वुमेन को दिया गया है। रिजर्वेशन टू द एससीज, रिजर्वेशन टू द एसटीज, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन ऑफ द सीट की बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 243D। ओके, देन आर्टिकल नंबर 243E, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, ठीक है, कितने साल का ड्यूरेशन होना चाहिए? ऑब्वियसली मिनिमम 5 ईयर का प्रोवाइड किया गया, 5 ईयर, ठीक है। तो 243E क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच आर related to the panchayat and which becomes very much relevant from the exam point of view. अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे 243F, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, कि कुछ किसी पर्सन ने कुछ अलग कुछ गलत काम कर दिया, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया, कुछ इलीगल काम कर दिया, तो उनके जो डिसक्वालिफिकेशन है वो 243F में बताए गए हैं, 243F में बताए गए हैं। ओके, नाउ 243G में क्या? पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द पंचायत, कि उनको क्या क्या पावर देना, कि टैक्स एट द लेवल ऑफ गांव के लेवल में टैक्स लिवाई करना है, ठीक है, या फिर कुछ और कहाँ पे मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट करना है। तो ये सब चीज क्या है? पावर्स एंड द अथॉरिटी गिवन टू द ग्राम सभा। ओके, नाउ 243H, पावर्स टू इम्पोज द टैक्सेस, ठीक है, टैक्स जो ग्राम सभा लगाती है वो उसके लिए। 243I क्या है? फाइनेंस कमीशन का गठन के करने की बात किया है। 243I क्या बात करता है? टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एट द स्टेट लेवल। ओके, ताकि ये जो फाइनेंशियल प्रोसेस है उसको रेगुलेट कर सके, जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इसी के रिलेटेड सिमिलर एनालॉगस टू दिस आर्टिकल 280 क्या बात कर? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। 243I क्या बात करता है? कि जो हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसके गठन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाता है। 243J में ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द पंचायत, ठीक है, और 243K इलेक्शन ऑफ द पंचायत की हर 5 साल, मतलब जैसे फॉर नॉर्मल ये प्रोविजन है कि हर 5 साल बाद एक जो पंचायत का इलेक्शन कैरी आउट होगा, कंडक्ट होगा, तो वो उस इलेक्शन कैरी आउट करने के लिए क्या बनाया गया है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है टू कैरी आउट, टू कंडक्ट द इलेक्शन एट द लोकल लेवल, जो कि किस आर्टिकल में बात किया गया? 243K में। Okay, so these are the important article which are relevant and related to the Panchayati Raj, and these articles become very very important from the exam point of view. Okay, so that's all for today. आज हम लोगों ने देखा कि पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया, इसका ओरिजिन देखा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके डिबेट को मेंशन किया, ठीक है। इसका जब वेरियस कमिटीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा कि वेरियस कमिटीज़ के क्या क्या थी, फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की हम लोगों ने बात की, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन का बात की, और इसके जो वेरियस प्रोविजंस है, जो वेरियस फंक्शंस है, 29 फंक्शंस, वो देखे, और किस शेड्यूल में मेंशन है, किस पार्ट में मेंशन है, किस किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, और वेरियस एट द लास्ट वेरियस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोगों ने देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, थैंक यू।